डोंट अंडर एस्टिमेट द इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 5वीं सदी में करीब 450 ईस्वी के आसपास भारत में बना एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आज भी पूरी दुनिया की आंखें फाड़ कर रख देता है और उन्हें कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट इंडिया एंड ऑल्सो इंडियंस। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, जहाँ एक समय पे दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, और वो भी सोचिए तब जब इंटरनेट का जमाना नहीं था। ऐसी क्या खास बात थी इस विश्वविद्यालय में जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है? आखिर ये बनाया किस लिए गया था और बाद में ये उजड़ कैसे गया? और इसी की तर्ज पर बना नया नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया गया, तो आखिर इसकी क्या खास बात है? ये क्यों और कहां बनाया गया? दोस्तों, इन्हीं सब सवालों समेत इस महानतम विश्वविद्यालय से जुड़े और भी आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में बड़े ही सरल तरीके से मिलेगा। तो अपने भारत की इस इंटरेस्टिंग और गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानने के लिए बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हर एक पॉइंट्स को बताऊंगा, जिसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, आज से करीब 1600 साल पहले, लगभग 450 ईस्वी के आसपास, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने आज के समय में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसने तकरीबन 700 से 800 सालों तक दुनिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन करके पूरे विश्व को भारत की क्षमता का एहसास दिलाया था। आपको बता दें कि कुमार गुप्त प्रथम के बाद जो और शासक आए, उन्होंने भी इस नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के साथ साथ इसके विस्तार में अपना बड़ा योगदान दिया, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आपको बता दें कि यह विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आज आप जो ये ऑक्सफोर्ड और यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बलोनी देख रहे हैं, इससे भी करीब 500 साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था, और साथ ही दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल की सुविधा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय मेनली बौद्ध धर्म और उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, जहां बौद्ध धर्म के दो प्रमुख शाखाओं में से एक महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साथ ही यहाँ अन्य धर्म की शिक्षाएं और कई महत्वपूर्ण विषय जैसे कि व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, योग और चिकित्सा शास्त्र जैसे विषयों को बड़े ही गहराई से पढ़ाया जाता था, जिसे पढ़ने के लिए भारत के अलावा कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, मंगोलिया समेत तमाम देशों के स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इन्हें यूं ही नहीं एडमिशन मिल जाता था, बल्कि इन स्टूडेंट्स को नालंदा में प्रवेश लेने के लिए कई कठिन प्रश्नों से गुजरना पड़ता था, जो इसके प्रवेश द्वार के पास बैठे द्वार पंडितों के द्वारा पूछा जाता था। बताया जाता है कि यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स में सिर्फ 20% के आसपास ही स्टूडेंट्स को प्रवेश मिल पाता था। अपने समय में हायर एजुकेशन के लिए सबसे विख्यात ये नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पीक पर था, तब करीब यहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे और तकरीबन 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स पढ़ाया करते थे, जिसमें जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। साथ ही यहाँ पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स को रहने खाने जैसी बेसिक चीजों की सुविधाएं फ्री में दी जाती थी, जिसके लिए इस विश्वविद्यालय को यहाँ के करीब 200 गांवों द्वारा आय और अनाज दान में दिए जाते थे। इसके साथ ही अगर इस विश्वविद्यालय परिसर की बात करें तो इसमें 7 बड़े कक्ष, रहने के लिए लगभग 300 कमरे, 8 बड़े बड़े भवन, कई अध्ययन कक्ष, कुएं, स्तूप, मंदिर, ब्यूटीफुल गार्डन और झीलों के अलावा और भी कई सारी सुविधाओं के साथ ये विश्वविद्यालय उस समय कई सारे लोगों के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता था। वहीं ये विश्वविद्यालय भारत की स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की शैली का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 12वीं सदी में करीब 1193 ईस्वी के आसपास तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण करके भारत के ज्ञान के ताकत की गाथा गाने वाले इस भव्य नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और ये जलकर राख हो गया। इसके अलावा इस आक्रमण में न जाने कितने बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही कई धार्मिक गुरुओं की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की इमारत 9 मंजिला थी, जिसमें करीब 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें और पेड़ की छालों पर हाथों से लिखी न जाने कितनी पांडुलिपियां रखी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण में आग लगाई गई थी तो इन पुस्तकों में हफ्तों तक आग जलती रही। साथ ही ये विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि यहाँ कई महीनों तक आग की लपटें धधकती रहीं। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी के आक्रमण के पहले भी इस विश्वविद्यालय में 2 बार और आक्रमण किए जा चुके थे,
लेकिन खिलजी ने तीसरी बार आक्रमण करके इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को और खासकर इसके पुस्तकालय को क्यों नष्ट किया, इसके पीछे दो लॉजिक दिए जाते हैं। पहला ये कि खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में अपनी धार्मिक ग्रंथ कुरान को खोज रहा था और उसे ना पाने पर वह नाराज हो गया, जिसे उसने पूरे पुस्तकालय में ही आग लगवा दी। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि खिलजी इस बात से नाराज हो गया था कि खिलजी की किसी बीमारी को एक बौद्ध भिक्षुक ने बड़े स्मार्ट तरीके से ठीक कर दिया था, जिसे उसका खुद का हकीम ठीक कर पाने में असफल रहा था। तो इसने बौद्ध धर्म के क्षमता के स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाकर नष्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और धर्म उसके धर्म से श्रेष्ठ रहे। वहीं आपको बता दें कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये विश्वविद्यालय हिंदुओं के द्वारा नष्ट किया गया था, लेकिन इन सबके विचार के पीछे ये इतिहासकार कोई न कोई काल्पनिक और आधारहीन बातों का तर्क देते हैं। जबकि जो इतिहासकार तुर्की शासक खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय के नष्ट होने की बात करते हैं, वे आर्कियोलॉजिकल यानी कि पूरा तात्विक स्रोत जैसे प्रमाण के आधार पर ही कहते हैं, जो कि सही भी माना जाता है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल यानी कि पूरा तात्विक स्रोत पुरानी वस्तुएं होती हैं जिनके आधार पर इतिहास की किसी भी घटना का अनुमान लगाया जाता है। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि 7वीं सदी में भारत घूमने आए चीनी यात्री वेनसोंग और इत्सिंग ने कुछ समय इस विश्वविद्यालय में ही बिताया था। इन दोनों ने अपने लिखे पुस्तकों में इस विश्वविद्यालय की गाथा का वर्णन भी किया था, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय की ये ज्यादातर जानकारियां मिलती हैं। इसके ध्वस्त होने के बाद करीब 6 दशकों तक ये विश्वविद्यालय गुमनामी के दौर से गुजर रहा था, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। लेकिन 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इस जगह का पता लगाया, जिसके बाद करीब 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम और भारत की संस्था ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने मिलकर यहाँ सर्वे किया और इस सर्वे में मिले अवशेषों के आधार पर इस खंडहर की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की, क्योंकि यहाँ मिली सारी चीजें वेनसोंग के लेखों में बताई गई चीजों से जुड़ी हुई थी। अब आप अगर वहां जाएंगे तो वहां आपको इसका खंडहर मात्र ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसे देखकर काफी हैरानी होती है कि उस समय पर भी कितने स्मार्ट तरीके से बड़े भव्य और इस विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। इस खंडहर का जितना हिस्सा आप देखेंगे, बताया जाता है कि ये पूरे नालंदा विश्वविद्यालय का एक छोटा सा अंश मात्र ही है। अभी तो ये न जाने कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा मानना है कि इस विश्वविद्यालय और खासकर इसकी पुस्तकों को अगर ना जलाया गया होता तो दुनिया में बहुत पहले से ही भारत का डंका बज रहा होता और भारत अब तक दुनिया को राह दिखा रहा होता कि किस नक्शे कदम पर दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय के इस खंडहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया और यूनेस्को में शामिल होने का मतलब है कि इसे विशेष संरक्षण और साथ ही जरूरत पड़ने पर विशेष प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। वैसे अब तो ये पूरी तरह से खाक हो चुका था, लेकिन अब बारी थी इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार फिर से उद्धार करने की, ताकि इसके प्राचीन विरासत को जारी रखा जा सके। इसके लिए सबसे पहले 2006 में उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के विधानमंडल के संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से निर्माण करने का विचार सबके सामने रख दिया, जिसके लिए बिहार सरकार पहले से ही सहमत थी। वही संसद में नालंदा विधेयक की मंजूरी के लिए 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा से पास कराया गया और 2010 में ही ये लोकसभा से भी पास करा दिया गया। इन दोनों सदनों से पास होने के बाद 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे दी, जिसके बाद 25 नवंबर 2010 को ये विधेयक लागू हो गया और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आ गया। और फाइनली लगभग 821 सालों के बाद 2014 में जब इसका भवन भी नहीं बना था, तब से ही सरकारी बिल्डिंग और होटल में ही इसका पहला सत्र भी करीब 14 स्टूडेंट्स के साथ शुरू कर दिया गया था। वही इस नए नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से थोड़ी ही दूरी पर राजगीर की पहाड़ियों के पास लगभग 455 एकड़ की जमीन की व्यवस्था भी कर दी, जिसके बाद 2016 में उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी आधारशिला रखी और 2017 में आखिरकार इसका निर्माण कार्य स्टार्ट कराया गया, जिसमें तकरीबन 1750 करोड़ की लागत के बाद एक भव्य नालंदा विश्वविद्यालय को तैयार कराया गया, जिसका उद्घाटन 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण में भारत के अलावा 17 देशों का भी सहयोग रहा है। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए इस नए नालंदा विश्वविद्यालय में भी कई बड़ी इमारतें, तालाब, मेडिटेशन हॉल, ऑडिटोरियम, स्टडी रूम, एम्फी थिएटर और हॉस्टल जैसी कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही इसकी खास बात यह है कि यह नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में डिजाइन किया गया है।
मतलब इसे सौर ऊर्जा, पानी की रिसाइकलिंग और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें भी एक बड़ा पुस्तकालय होगा जिसमें लाखों पुस्तकें और साथ ही कई सारी पांडुलिपियों को भी रखा जाएगा। वहीं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर और पीएचडी जैसी डिग्रीज दी जाएंगी। ये न्यू एंशिएंट नालंदा विश्वविद्यालय भारत को एक बार फिर से उसके पुराने गौरव को वापस लाने के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाता है, जो वापस से देश विदेश के लोगों को शिक्षा देने के लिए बड़ी मजबूती से तैयार है और भारत के पुराने वैभव को बनाए रखने की बात कर रहा है। वेल दोस्तों, आई होप you liked all this information about this great Nalanda University. So let's meet in the next video, and for finding such an amazing video, please like, share and subscribe. Namaskar.